और सीधे चलते हैं, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है गृह मंत्री और वित्त मंत्री की। डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इस गवर्नमेंट का फुल फ्लेश्ड कमिटमेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर की जो रही है वह बाढ़ के कारण रही है। जन और धन दोनों की क्षति हुई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका तुरंत संज्ञान लिया। मैं तो गया ही, तुरंत उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर में फ्लड सिचुएशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। वह घोषणाएं सारी पूरी हो चुकी हैं। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से लगभग 1602 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए गए थे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, और साथ ही साथ 762 करोड़ अमाउंट और भी दिया गया था जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। एक एडिशनल अमाउंट जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के पर्पज से प्रोवाइड किया था। लेकिन हम यह मानते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कच्चे मकान तो गिरे ही थे, पक्के मकान भी धराशायी हुए थे। लोगों के अपने मकान होने चाहिए और साथ ही जो क्षति हुई है उसकी किसी न किसी सीमा तक भरपाई होनी चाहिए। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है और हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली ने कि हम और कुछ फंड एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी तो हमारे फाइनेंस में आपको देंगे, लेकिन एडिशनल एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ ₹500 करोड़ यह हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपया भी हम अलग से डैमेज स्ट्रक्चर्स और फिजिकल एसेट्स के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी विशेष जानकारी देनी है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जी जेटली देंगे। अब मैं माइक उनको देता हूं। गृहमंत्री जी ने ये जो कहा कि जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, कारगिल, इन क्षेत्रों के विकास में सरकार का एक विशेष ध्यान है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की एक चुनाव में से उभरे गठबंधन में से एक लोकप्रिय सरकार बनी है और वो सरकार अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को पूरा कर पाए, केंद्रीय सरकार इसलिए उसकी पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके संबंध में वो अपना अध्ययन करके सरकार को अपना सुझाव देंगे। और इसलिए जो बड़े सुझाव उनके आएंगे उसके संबंध में विचार बाद में सरकार करेगी। लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इस वक्त अगर मैं कहूं कि उस पे काम हो रहा है, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले साल जो फ्लड्स आए थे जिससे लगभग सभी रीजन बहुत एडवर्सली प्रभावित हुए, इसमें मैं ब्रॉड हेड्स बता देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उस वक्त 770 करोड़ दिए गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से 1602 करोड़ रुपया दिया गया। स्पेशल प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर जब वहां गए थे उन्होंने उसकी घोषणा की थी। इसके अलावा
अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे का मरम्मत है, उस रिपेयर्स हैं उन एरियाज की जो फ्लड से डैमेज हुए। एक बहुत बड़ी स्टेट में रिक्वायरमेंट है कि बीपीएल प्राइजेस पे एडिशनल फूड ग्रेन उस स्टेट को दिया जाए, जिसको भी हम लोगों ने मंजूर किया है। जो कच्चे हाउसेस थे और छोटे घर थे लोगों के, जिसमें प्रायः गरीब लोग रहते हैं और सामान्य लोग रहते हैं, जो डैमेज हुए पार्टली या फुल्ली, ऐसे 75,000 घरों को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए एक ग्रांट है। और क्योंकि टूरिज्म स्टेट की मेन स्ट्रीम है और आजकल तो अच्छा टूरिज्म सीजन चल रहा है, तो टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को जो नुकसान हुआ वो, और जो 12 टूरिज्म प्लेसेस हैं उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट। और 2008 में जो तब के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज अनाउंस किया था, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स वो मिलाकर इस सब के संबंध में एक डिटेल नोट अभी प्रेस ब्रीफिंग के बाद आपको दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पिछले साल 2602 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज हुआ है और इसके अलावा इस वर्ष 2437 करोड़ और रिलीज होगा। तो दोनों को आप टोटल कर लें, 2437, 2437। सो द टोटल अप टू समथिंग क्लोज टू 5000 करोड़। और ये वो है जो सारे पास्ट रिसोर्सेज और जो अब पाइपलाइन में डाले जा रहे हैं, जो फ्लड रिलेटेड डिवेस्टेशन जो हुआ है, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रिडोमिनेंटली। और इसके अलावा जो लार्जर डेवलपमेंटल प्लान है स्टेट के संबंध में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटर को उसके ऊपर में पूरा स्टडी करके पावर सेक्टर, हाईवे सेक्टर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इस सब के संबंध में जो कुछ स्कीम्स हम लोगों ने टेंटेटिवली अनाउंस की हुई हैं, कुछ और हो सकती हैं, उसके संबंध में सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अभी राज्य का दौरा करके अपने पूरे सुझाव केंद्र को देंगे। थैंक यू। कुछ द्रवी The way we see it, it's in terms of that today's initiatives are largely related to the flood impacted relief measures in 3 critical areas which are the most vulnerable parts of the state, relating to food drains, houses, especially kacha houses, and the third on roads. In addition to this, as the Honourable Finance was saying, we are working out a larger developmental plan. So one sees the entire intervention not as an event but as a process that is evolving, and whatever allocations are happening, there are earmarked resources and financing for it, which hadn't happened earlier. So in some ways this would be a fully funded plan which has 2 components, the short-term immediate relief measures and the long-term development initiative, which we are going to jointly work with the central government and present a plan in the course of perhaps the next month or so. We see this as an important beginning of the process of not just relief, but rebuilding the state of J&K along sustainable economic development lines. Thank you. Jiten Singh. मित्रों, आदरणीय गृह मंत्री जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार में सब कुछ कह दिया है, इसमें कुछ जोड़ने को नहीं रह गया। परंतु जैसे कि कहा जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार के घटनाक्रम से प्रदेश जम्मू कश्मीर गुजरा है और वहां पर बाढ़ की भी स्थिति रही, ये इतिहास में अपने में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस दिन वहां पर बाढ़ आई उसके 2 दिन के भीतर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित थे। यदि आप पिछला
सितंबर 1 से जो घटनाक्रम आरंभ हुआ देखेंगे तो 3-4 सितंबर को वहां पर बाढ़ जरा प्रकोप ज्यादा देखने को आया। 6 तारीख को गृह मंत्री जी वहां थे, उन्होंने स्वयं वहां का दौरा किया और जो अभी बताया गया कि एसडीआरएफ का 1100 करोड़ रुपया जो प्रदेश के हिस्से में था वो देने का उन्होंने वहां पे ही घोषणा की ऑन दी स्पॉट। उसके अगले ही दिन 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां थे। प्रधानमंत्री जी ने वहां न केवल स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जायजा लिया बल्कि 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उसके बाद एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हुई है और हमें गर्व है ये कहने में कि दीपावली के दिन फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हैं। तो 23 अक्टूबर को बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेना दल के कुछ लोगों के साथ सुबह का समय बिताया और शाम को वो कश्मीर घाटी में रहे और वहां पर उन्होंने 745 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें मकानों इत्यादि के लिए जो आपको आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े दे दिए हैं उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसमें 75 करोड़ रुपया विशेषकर मकानों की मरम्मत के लिए था और उसके अतिरिक्त जो अनकहा जितनी भी स्कूलों की पाठशालाओं की किताबों का खर्चा था वो फ्री देने की भी घोषणा की गई और इसके अतिरिक्त वहां पर टेंट कंबल इत्यादि का। तो कहने का तात्पर्य ये कि न केवल आर्थिक सहायता वहां देने का काम किया भारत सरकार की ओर से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, बल्कि वहां पर जाकर के उन लोगों के बीच उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है जो मुझे लगता है विश्व में किसी भी देश में देखने को नहीं मिली। धन्यवाद। ये मैंने कहा फाइनेंस के बारे में बात हो गई, लेकिन किसी भी स्टेट अथवा किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है कि एक सिक्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और लेवल ऑफ वायलेंस इसमें भी काफी डिक्लाइन है। और इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि टेरर इंसिडेंट्स इसमें भी 25% का फॉल इधर हुआ है। यह केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बतला रहा हूं। माने डेवलपमेंट के लिए जैसा माहौल होना चाहिए वैसा माहौल धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ बन रहा है। One by one. Yeah, you can speak. My question is to the finance minister. जेटली साहब आप वित्त मंत्री के साथ साथ IND मिनिस्टर भी हैं और जब भी सरकार समस्या में होती है या संकट में होती है आप संकट मोचक के तौर पे सीधे फ्रंट से बैठ करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि विदेश मंत्री इतने आरोपों में घिरी, इतना बवाल मचा, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम मंत्री डिफेंस में आए, क्यों अरुण जेटली वित्त मंत्री सुषमा स्वराज के डिफेंस में अब तक नहीं बोले? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह ना रहे। सर, एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज ने अकेले ये फैसला लिया या फिर पूरी सरकार पे ये फैसला था मदद करने का? देखिए, हमारे मंत्री जो विभाग के प्रमुख होते हैं वो इसके लिए काबिल हैं कि वो निर्णय ले लें और सरकार के जो निर्णय होते हैं उसमें सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप कौन है? देखिए, अगला सवाल पूछिए। Yes. Is there an ED case pending against Mr. Lalit Modi? Is there a proof of notice there? One by one. Yes, these are. Let me elaborate so that you don't speculate, and I'll clarify the conclusion. The Enforcement Directorate has investigated several cases against the person concerned. Show cause notices have been issued in a large number of them. These show cause notices are a quasi-judicial function of the Enforcement Directorate. The Enforcement Directorate is discharging those functions.
I understand that out of 16 investigations, in 15 of them show cause notices have been issued. This is the information I have. One is still under investigation. Yeah, Nikhil. Yeah, 1 minute, Nikhil. Yeah. Mr. Jaitley, my question is a pointed question. There was a ED blue collar notice that was issued in 2010 against Mr. Lalit Modi. Well, there is a notice still valid. Has the government withdrawn? Well, let me first of all clarify. There is a confusion about shades of blue. There is a procedure of a blue corner notice which is issued by Interpol. There is a procedure of a light blue corner notice which is issued by the Directorate of Revenue Intelligence at the request of the Enforcement Directorate. That notice was issued in 2010. That notice continues to be valid even today. The light blue. सर ये सवाल ये कि जो हाईकोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, ये पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसका निर्णय वो लेती है। सर क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, पूरी सरकार ने मिलकर ये फैसला किया होगा, पूरी सरकार में जिम्मेवार है और आप भी जिम्मेवार हैं, राजनाथ भी जिम्मेवार है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार के हमारे मंत्री सब सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय लेते हैं हम सब उसके लिए सामूहिक जिम्मेवार हैं। थैंक यू। मित्रों, हमारी तरफ से एक निवेदन, ऐसा न हो कि जम्मू कश्मीर छोड़ मत देना एकदम। बड़ी खबर यह है कि जब पूछा यह गया कि क्या यह फैसला सुषमा स्वराज का व्यक्तिगत फैसला था या सरकार का फैसला, तो उन्होंने कहा हमारे मंत्री जिम्मेदार होते हैं और जो फैसला लेते हैं वो सरकार का फैसला होता है। बड़ी बात, अरुण जेटली ने कहा कि यह फैसला मंत्री ने जिम्मेदारी से लिया और यह फैसला सरकार का था। एक चीज। दूसरी चीज, जब अरुण जेटली से पूछा कीर्ति आजाद ने कहा आस्तीन का सांप कौन है, तो उन्होंने कहा अगला सवाल पूछे। उस सवाल पर सीधे मुकर गए, कोई जवाब नहीं दिया। सरकार के मंत्री फैसला लेते हैं, जिम्मेदार होते हैं और यह फैसला सरकार का फैसला होता है। सारे आरोप बेबुनियाद। सुषमा पर सरकार पार्टी एक मत है। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ है। मौसमी, फाइनली यह सवाल खड़ा हो रहा था, बार बार पूछा जा रहा था कि अरुण जेटली क्यों खामोश है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आस्तीन का सांप वाला जो सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने कहा अगला सवाल पूछे। मंत्री जिम्मेदार होते हैं, उनका फैसला होता है, लेकिन वो सरकार का फैसला होता है। क्या समझा जाए इस बयान से? कुल मिलाकर अगर आप देखें कि जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गृह मंत्रालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फाइनेंशियल पैकेज पर चर्चा थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली के साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और इसके बाद अरुण जेटली साहब खुद यूएस जा रहे हैं, तो शायद ये एक जरिया था कि अरुण जेटली अपनी सफाई पेश करें। जिस तरह से तमाम सवालों के घेरे में जेटली घिरे हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेटली साहब का इस बवाल से कुछ लेना देना है। सुषमा स्वराज पर मौसमी जो बयान दिया अरुण जेटली ने, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह ना रहे। सुना आपने, सीधे चलते मौसमी के पास। मौसमी हमारे साथ है। मौसमी, एक चीज यहां पर जो बहुत मायने रखती है वो ये है कि मंत्री जिम्मेदार होते हैं, जो फैसला लेते हैं वो सरकार का फैसला होता है। यानी एक चीज तो साफ है, ये भी कह दिया कि उनका व्यक्तिगत फैसला था, बड़ा जिम्मेदारी से लिया था, और ये भी कह दिया कि जब उन्होंने फैसला लिया और मंत्री हैं तो फैसला सरकार का ही है। बिल्कुल। देखिए सही, सबसे पहला जो सवाल हम लोग ने राजनाथ सिंह से
अरुण जेटली से पूछा, वो मैंने उनसे साफ तौर पे पूछा कि जब ये बवाल हुआ उसके बाद तमाम मंत्री सुषमा स्वराज के डिफेंस में आए, लेकिन आप क्यों नहीं, जो अरुण जेटली जो INB मिनिस्टर भी हैं, हर समस्या में, हर संकट में सरकार की रेस्क्यू पर आते हैं, आखिर क्यों लगातार जब से सवाल हुआ आप क्यों खामोश थे बतौर INB मिनिस्टर, बतौर वित्त मंत्री? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब, अपनी खामोशी का जवाब नहीं दिया। हालांकि अपनी खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक तौर से सरकार और अरुण जेटली साहब का ये सरकार इस पूरे मामले को तूल देने के मूड में नहीं है, और शायद यही वजह थी कहीं ना कहीं जेटली साहब को भी सलाह दी थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया जाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ताकि जाने से पहले जिस तरह से लगातार मीडिया का दबाव बन रहा है, लगातार सवालों के घेरे में, कटघरे में सुषमा स्वराज है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह की वजह से ये बवाल बढ़ा है, तो उसको एक तरह से ब्रेक लगाने की कोशिश। जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त अरुण जेटली ने अपना बयान दे दिया है। सीधे चलते हैं, प्रसून जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रसून जी, मंत्री जिम्मेदार होते हैं, फैसला लेते हैं, और यह फैसला सरकार का होता है। यह भी कह दिया कि जिम्मेदार मंत्री होते हैं, उन्होंने फैसला लिया है, और जब उन्होंने फैसला लिया है तो यह फैसला सरकार का ही है। निशांत, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और जम्मू कश्मीर का बहाना सरकार को बनाना पड़ा कि अरुण जेटली कुछ कह सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी चुप हैं, इसको लेकर कांग्रेस निशाने पर ले रही है उन्हें। वित्त मंत्री का चुप रहना पिछले लगभग 60 घंटों से हर किसी को परेशान कर रहा था। उनको कोई एक रास्ता चाहिए था कि वो कुछ भी आकर कहें, लेकिन जिस अंदाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देख रहे होंगे, जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर का हिस्सा खत्म होता है, उसके बाद मंच खोलने की तैयारी में राजनाथ सिंह आते हैं, और फिर जिस वक्त पहला सवाल दाग दिया जाता है, राजनाथ सिंह दोनों हाथ आपस में समेट के बैठते हैं और कुर्सी पे झूलने लगते हैं। पहली बात, एक रास्ता बनाया गया कि अरुण जेटली बोले, और सरकार के भीतर जो टकराव है वो कम से कम ना दिखाई दे, जिसको लेकर बीजेपी के भीतर के ही और सांसद नेता उठा रहे हैं लगातार। इसलिए जैसे ही वो आस्तीन के सांप का सवाल आया, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन यहां पर दो सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या वाकई कोई भी मंत्री कोई भी निर्णय ले सकता है सरकार के भीतर, जिसका जिक्र अरुण जेटली करके चले गए? क्योंकि यह माना जाता है कि पीएमओ अपने तरीके से अगर वहां के सेक्रेटरीज और अधिकारियों तक की नियुक्ति कर रहा था, जिसके नोटिस के दस्तावेज हम लोगों ने बार बार दिखाए हैं, तो क्या वाकई अब कैबिनेट के भीतर इतनी स्वतंत्रता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर कोई भी मंत्री निर्णय ले सकता है, तो इसका एक मतलब यह भी निकल रहा है कि क्या वाकई फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी थी कि सुषमा स्वराज ने यह निर्णय लिया है? और अगर जानकारी थी तो ईडी ने इस तमाम प्रक्रिया के आने के बाद फिर पेनल्टी का नोटिस क्यों जारी किया है? और यह समझाने की स्थिति में अब वो क्यों आई है कि लुकआउट का मतलब क्या होता है और रेड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, और देसी मतलब क्या होता है, इंटरनेशनली किस तरीके से वर्क करती है, सीबीआई के जरिए ही इंटरनेशनली लुकआउट नोटिस दिया जा सकता है। ये सारी चीज उसके बाद क्यों हुई है? इसका एक मतलब यह है कि कहीं अब एक कारपेट बिछाई जा रही है। जो टकराव था, जो आपस में असमंजस की स्थिति थी, उसको लेकर जितनी बड़े पैमाने पर सरकार और बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठी हैं और विपक्ष ने उठाई है उंगलियां, उसका जवाब देने के लिए लगातार इस बहस में थे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मंत्रिमंडल होता है, बोलना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। इस बात को लेकर हर कोई समझता है इस बात को, और शायद यही वजह है कि यूपीए के दौर में जितने भी मंत्रियों के उस वक्त इस्तीफे हुए, हर में बीजेपी ने निशाने पर मनमोहन सिंह को लिया था, और यही चीज दोहराई जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी माना जाता है कि मंत्री बनाने के अधिकार क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। अब यह सवाल होगा कि जब बोल दी है जेटली साहब ने, तब अब विपक्ष कहना शुरू करेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहली बार लगभग 60 घंटे वक्त लगे, और इस सरकार के बनने के बाद आपने कभी देखा नहीं होगा कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पहला मौका आया जब दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे का किस्सा अगर आपको याद हो, उस समय राजनाथ सिंह गुस्से में थे और उस समय भी उंगलियां पार्टी और सरकार के भीतर उठी थी। ये सारे कंट्राडिक्शंस पहली बार सतह पर आ रहे हैं, ये भी एक सच है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफी सारे बयान आए हैं, जवाब दिया है, कांग्रेस के एक भी आरोप का कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। यहां पर सारे आरोप बेबुनियाद है। इससे अरुण जेटली ने शुरुआत की, क्या बेबुनियाद है वो नहीं बताया,
कहा मंत्री फैसला लेते हैं, यह फैसला सरकार का होता है। मंत्री कैसे फैसला ले सकते हैं ऐसी चीज पर, कितने अप्रूवल से गुजरे वो नहीं बताया। फिर यह पूछा आस्तीन का सांप की अगर जब बात हुई तो अगला सवाल पूछे, कहीं पे भी स्पेसिफिक आंसर नहीं है, सब बड़ा वेग है, सब ऐसा है हवा की तरह बातें की जा रही हैं। इसका क्या अर्थ है? नहीं देखिए, इसका एक मतलब तो यह है कि विपक्ष आरोप लगाएगा और उसके जवाब अगर आप कंक्रीटली देना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है किसी सरकार के लिए देना। सवाल यह है कि विपक्ष तो आरोप लगा रहा था, पार्टी और सरकार के भीतर से सवाल उठ रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर। उसके जवाब देने के लिए ये एक मंच आयोजन किया गया जिसमें गृह मंत्री साथ आकर बैठे और ये सवाल था कि अगर पार्टी के भीतर का टकराव सत्ता पर आ जाए, सरकार के भीतर का टकराव सत्ता पर आ जाए तो ये सरकार के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल सबब होगा। क्योंकि कीर्ति आजाद ने जो संकेत की भाषा में कल जो ट्वीट किए और उसमें एक में हैश लगा के अरुण जेटली साहब को भी भेज दिया, ये मैसेज है दरअसल कि कहीं अंदर ठीक नहीं है कुछ, और उसको ठीक करने की दिशा में शायद ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा कि एक इश्यू पर पूरी कैबिनेट एक साथ तो नजर आनी चाहिए, कम से कम ऐसा ना लगे। ये बात हुई होगी जरूर, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त था उसमें भी आधा घंटा डिले होते चला गया, एक वक्त लग रहा था। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका कंक्रीट एक एक करके जवाब प्रवक्ता ही देता है किसी भी पार्टी का, मंत्री लेवल पे कोई बोलता नहीं है। लेकिन मंत्री लेवल अपने समानांतर एक दूसरे मंत्री के पक्ष में बोले कि उन्होंने जो निर्णय लिया सही लिया, ये तो हर कोई जानता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही लिया, ये बात आप कहेंगे ही, लेकिन उसको सिर्फ एक शब्द कहने के लिए आपको 60 घंटे लग गए। मुश्किल ये मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि यहां पर एक एंगल ये है, एक एंगल इसमें ये भी आ रहा है जो बड़ा मायने रखता है, वो ये है कि सामना में एक लेख छपा, प्रकाश सिंह बादल अकालियों के प्रवक्ता ने सपोर्ट दिया है, वहां पर लालू और मुलायम सपोर्ट दे रहे हैं। आखिर ये पक क्या रहा है? यानी कि एक अलग से सुषमा स्वराज का एक ग्रुप बनता जा रहा है। वक्त एक ब्रेक।